हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक कॉन्सेप्ट क्रैकर में। आशा है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। और हम आपके इसी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए लेके आए हैं आपके लिए क्रैकर सीरीज। जो आपकी तैयारी को एकदम जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक काफ़ी शानदार बनाने वाली है। अगर आपका सपना है इसमें आने की, या आपका सपना है 450 प्लस क्रॉस करने की, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। इस सीरीज में हम साइंस और मैथ के सारे कंसेप्ट को एकदम जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक करने वाले हैं और बोर्ड एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चंस की धज्जियां उड़ेंगी यहाँ पे। तो आप लोग का काम है बस वीडियो में शुरू से लेके अंत तक बने रहना और आने वाले सारे लेक्चर्स को एकदम टाइम से अटेंड करना। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। हमने शुरू कर रखा था यहाँ पे फिजिक्स को। आपके साइंस में फिजिक्स को हमने शुरू कर रखा था, जिसका चैप्टर नंबर था 4। चैप्टर नंबर 4 ये अपने आप में एक बड़ा और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर का लिंक किसी भी अन्य चैप्टर से नहीं है, इसलिए हम पहले इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद फिजिक्स के सारे चैप्टर्स को एक एक करके देखने वाले हैं। इस चैप्टर पे हमने एक लेक्चर ले रखा है। अगर आपने हमारे इस पहले लेक्चर को नहीं देखा है तो कृपया जाके उस लेक्चर को देखें। और आज हम आपके इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। यहाँ पर कल हमने कुछ लेक्चर कर रखा था इससे पहले वाले वीडियो में, तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि वास्तव में आवेश चीज क्या है, आवेश होता क्या है। तो हमने आपको बताया था कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही आवेश है। अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाए या बढ़ जाए तो वह पदार्थ आवेशित हो जाता है। ठीक है, यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है तो वह धनावेशित, और यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है तो वो ऋणावेशित कहलाता है। तो हम वहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं। कल के लेक्चर में या इससे पहले वाले वीडियो के लेक्चर में हमने देखा था कि आवेश क्या है। आवेश क्या है कि आवेश किसी भी पदार्थ का एक मौलिक गुण है, अर्थात ये दुनिया के हर एक पदार्थ में पाया जाता है और इस गुण के कारण वह पदार्थ अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। आवेश को हम लोग क्यू या स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से सूचित करते हैं, जिसका ऐसा मात्रक होता है कूलम, अर्थात आवेश को हम लोग कूलम में मापते हैं। तो आज हम इसको एक बार और देखने वाले हैं। इसके पहले वाले क्लास में जो हुआ था, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं फिर कह रहा हूँ आप एक बार जाके उस क्लास को जरूर देखें। वैसे हम उस क्लास को भी 10 मिनट में थोड़ा सा समराइज करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हम इस चैप्टर में अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटे से टॉपिक को देख लेते हैं, परमाणु संरचना। इसे समझने के बाद हम आगे बढ़ाएंगे और इसे समझना अभी आपके लिए जरूरी है, तब आप आगे के कंसेप्ट को समझ पाएंगे। तो अब आप लोग एकदम कॉन्शियस होके ध्यान से एक एक बातों को सुनिए और गौर से देखिए। परमाणु की संरचना। हम जानते हैं कि दुनिया का कोई भी पदार्थ हो वह किससे बना होता है? परमाणु से। दुनिया का हर एक पदार्थ परमाणु से बना होता है। और परमाणु की संरचना कैसी होती है? परमाणु की संरचना होती है गोलाकार। परमाणु कैसा होता है? ऐसे गोल होता है। उस परमाणु के बीच में एक नाभिक होता है। ये एक परमाणु की संरचना है। ये क्या है? एक परमाणु की संरचना है जो गोलाकार है। परमाणु के इस बीच वाले भाग को, जिसे हम प्लस सिंबल से दिखाते हैं, इसे नाभिक कहते हैं। नाभिक के चारों ओर
एक वृत्तीय कक्षाएं होती है जिस पर परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ये क्या है? एक परमाणु है, परमाणु है, ठीक है। परमाणु के मध्य भाग में नाभिक होता है जिसे हम लोग प्लस चिन्ह के द्वारा दिखाते हैं। क्या है? नाभिक। और इस नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा होती है जिस कक्षा पर इस परमाणु का इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। परमाणु की संरचना एज ए सौरमंडल की तरह होती है। आपने जैसे सौरमंडल में देखा है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा पहले कि बीच में सूर्य होता है, बीच में सूर्य होता है और उसके चारों ओर बाकी ग्रह चक्कर लगाती रहती है। जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, ये सब क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर गोल 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 चक्कर लगाते रहती है। ठीक इसी तरह परमाणु की संरचना होती है। परमाणु के ठीक बीच में उसका नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा होती है जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। और किसी भी परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। यहां तक में कोई डाउट? अब हम आगे बात करते हैं इस पर, तब धीरे धीरे आपको समझ में आएगी बातें। यहां देखिए, इस नाभिक में दो चीज होती है। क्या क्या? पहला प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। हमने आपको कल बताया था कि परमाणु में तीन चीज पाई जाती है। कितनी चीजें? तीन चीजें। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन चीजें पाई जाती है। और इन तीनों चीजों में परमाणु के नाभिक में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। अगर परमाणु के नाभिक में 10 प्रोटॉन है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यदि परमाणु के नाभिक में 10 प्रोटॉन है तो उस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 10 ही होगी। जैसे इस परमाणु में हम काउंट करते हैं 2, 8 2 10 2 12। जैसे इस परमाणु में 12 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है कि इस परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी? 12। इस परमाणु में इस कक्षा के बाहर आप काउंट कर सकते हैं 1 2, इसमें 8 है और इसमें 2, 8 2 10 और 2 12। इस परमाणु के नाभिक के चारों ओर अगर 12 इलेक्ट्रॉन है तो इस परमाणु के नाभिक में 12 प्रोटॉन भी होंगे। यहां तक में कोई डाउट नहीं। हम अब आगे बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। हमने कल की क्लास में देखा था कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते थे? ऋणावेश। कोई डाउट? प्रोटॉन को हमने क्या कहा था? धनावेश। इलेक्ट्रॉन को हमने ऋणावेश कहा और प्रोटॉन को हमने धनावेश कहा। क्यों कहा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस में होता है 1.6 गुणा 10 के पावर माइनस का 19 कूलम आवेश और प्रोटॉन में इतने ही परिमाण का आवेश प्लस में होता है। प्रोटॉन जो आवेश है इसका परिमाण कितना? प्लस का 1.6 गुने 10 का पावर माइनस 19 कूलम। इट्स कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? हमने इसे ये सारी चीजें हमने इसे पहले वाली लेक्चर में बता रखी है। अगर आपको समझने में कोई डाउट आ रही है तो आप कृपया जाके इससे पहले वाले लेक्चर को जरूर देख लीजिए। हमने यहाँ पे बताया इससे पहले वाले लेक्चर में कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेश है और प्रोटॉन ही धन आवेश है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो परिमाण है वो माइनस में है और प्रोटॉन का जो आवेश है वो है प्लस में। इसलिए इलेक्ट्रॉन को हमने ऋणावेश कहा और प्रोटॉन को धनावेश कहा। और अभी अभी हमने आपको बताया कि किसी भी परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन होता है, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो है माइनस में, प्रोटॉन है प्लस में, टोटल क्या हो जाएगा? 0। इसमें कोई डाउट? अगर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन माइनस में है
और उसी परिमाण का 5 प्रोटॉन प्लस में है, तो इसमें नेट आवेश कितना होगा? 0। एग्जाम्पल के लिए आप लोग मान सकते हैं, जैसे कोई चीज माइनस का 5 और प्लस का 5, टोटल कितने? 0। माइनस का 7 और प्लस का 7, टोटल कितना? 0। माइनस का 9 और प्लस का 9, टोटल कितना? 0। माइनस का 10 और प्लस का 10, टोटल कितना? 0। इसी तरह माइनस का 1.6 10 के पावर -19 और प्लस का 1.6 10 के पावर -19, टोटल आवेश 0। इसी कारण से कोई भी परमाणु या कोई भी पदार्थ उदासीन होता है, अर्थात उस पर कोई आवेश नहीं होता है। जिस पदार्थ पे कोई आवेश न हो उसे हम लोग उदासीन कहते हैं। और उदासीन क्यों रहता है? क्योंकि किसी भी पदार्थ में बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन और उसी संख्या में प्रोटॉन मौजूद होता है। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो आप समझ चुके हैं कि यह है नाभिक। नाभिक में दो चीजें पाई जाती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करते रहता है। इसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। यहाँ पे देख सकते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। कुछ लोग इसे न्यूक्लियॉन पढ़ते हैं और कुछ लोग न्यूक्लियॉन पढ़ते हैं, तो उस प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाना। आप देख लीजिए बस इतना सा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हमने एकदम बेसिक से कल इतना सीख रखा था कि आवेश वास्तव में क्या है। अगर आप लोग चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इधर लिखने की चीज़ नहीं थी। वैसे आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल हम आपको बना के कल ही बनाने वाले हैं, टेलीग्राम ग्रुप। आप वहाँ से सारे लेक्चर्स का नोट प्राप्त कर सकते हैं। अभी के लिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें क्या है? आवेश क्या है? आवेश क्या है? दुनिया के किसी भी पदार्थ का एक मौलिक गुण होता है और इस गुण के कारण उस पदार्थ के चारों ओर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आवेश को हम लोग स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से सूचित करते हैं और आवेश का SI मात्रक होता है कूलम। अब हम लोग जानने वाले हैं कि आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है। आवेश की उत्पत्ति, आवेश की उत्पत्ति, आखिर आवेश उत्पन्न कैसे होता है? ठीक है, जैसे हमारे आसपास में बेंच है, टेबल है, डेस्क है, ईंट है, पत्थर है, जो भी है, क्या उसमें करंट लग रहा है? नहीं। इसका मतलब वो आवेशित नहीं है, जबकि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो है। क्यों? क्योंकि कोई भी पदार्थ परमाणु से बना है और परमाणु में होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं सब में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो वो आवेशित क्यों नहीं है? ठीक है, और वो आवेशित कब हो सकता है अभी ये जानने वाले हैं। देखिए आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है। मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, ठीक है, ये कोई पदार्थ है। ये पदार्थ किससे बना हुआ है? परमाणुओं से बना हुआ है, अर्थात इसमें जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन है उतनी ही संख्या में प्रोटॉन, अर्थात इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या अधिक है। अगर किसी भी एक चीज की संख्या कम या अधिक होती, अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या कम या ज्यादा होता, तो यह पदार्थ आवेशित हो जाता। मान लीजिए अभी इसमें बराबर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, हमने इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए 15 इलेक्ट्रॉन बाहर
निकाल दिया। पहले कितना था, बराबर। अब हमने इसमें से 15 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। तो अब इसमें से 15 इलेक्ट्रॉन तो कम हो चुका है, 15 इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है। तो क्या अब भी इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है? नहीं, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम है। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम है। तो क्या अब अगर हम इसमें कुल आवेश की बात करें तो कितनी होगी? जब इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर थी तो नेट आवेश कितना था? 0। अभी इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम है, क्या अब भी आवेश शून्य होगा? नहीं। देखिए, इसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, प्रोटॉन अर्थात धन आवेश ज्यादा है, ऋण आवेश कम है। इसका मतलब ये पदार्थ अब धनावेशित कहलाएगा, धनावेशित पदार्थ। क्या हुआ यहाँ पे, जब हमने इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या असमान हो गई। क्योंकि प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है अर्थात धन आवेश ज्यादा है, इसलिए इस पदार्थ को हम लोग धनावेशित कहेंगे। अब ये आवेशित हो गया, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के निकालने से कौन सा आवेश आया है? धन आवेश है, जिसके हम ऐसे करके उसे सूचित करते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं। ये रहा हमारा एक केस। अब हम इसके दूसरे केस पे बात करते हैं। ये देखिए, मान लीजिए ऐसा ही एक पदार्थ है, ये कोई पदार्थ है और अभी इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है। जब इसमें इलेक्ट्रॉन की, जब ये किसी भी पदार्थ में, मान लीजिए आप दुनिया के किसी भी पदार्थ में जब इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर हो तो उसे हम लोग उदासीन कहते हैं। इस पर भी कोई चार्ज नहीं, इसका भी नेट चार्ज कितना है? 0। इस पदार्थ का भी कुल चार्ज कितना है? 0। इस पर अभी आवेश है 0, इसलिए इसे हम कहेंगे उदासीन। क्या कहेंगे? उदासीन पदार्थ। इसमें कोई डाउट नहीं। अब देखिए, यहां पर हमने क्या किया, कुछ इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकाल दिया था। अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर से लाके डाल देते हैं। क्या ऐसा किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। तो देखिए, हमने इसमें क्या किया, कुछ इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए हमने इसमें लीजिए 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर से लाके इसमें और डाल दिया। यहां से हमने 15 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला था, ठीक है। इस वाले पदार्थ में हम क्या कर रहे हैं, बाहर से 15 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। क्या अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर है? नहीं। क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर से इलेक्ट्रॉन के आ जाने से इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा हो गई। चूंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसका मतलब ऋण आवेश ज्यादा है, ऋण आवेश ज्यादा। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर था तो आवेश था 0। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसका मतलब ऋण आवेश ज्यादा है, इसलिए ये पदार्थ क्या कहलाएगा? ऋणावेशित, ऋणावेशित पदार्थ। अब बताइए, क्या यहां तक में आपको कोई डाउट? आशा है कि इसमें आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम इस टॉपिक को थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं, ध्यान से सुनिए। यहां पर हमने क्या किया, ये एक उदासीन पदार्थ था जिसमें पहले से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर संख्या में था। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर संख्या में था। यहाँ पे हमने क्या किया, 15 इलेक्ट्रॉन को पदार्थ से बाहर कर दिया और यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन को हमने पदार्थ में डाल दिया। इस सिचुएशन में पदार्थ धनावेशित हो गया और इस सिचुएशन में पदार्थ ऋणावेशित हो गया। तो आप ये देखिए, दोनों ही स्थितियों में पदार्थ आवेशित तो हो रहा है, चाहे धनावेशित हो या ऋणावेशित हो, हम उस पर बाद में डिस्कस करेंगे। आवेशित तो हो रहा है। तो आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई? कुछ इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से या बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन को आ जाने से। अर्थात जब किसी पदार्थ में
इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी या वृद्धि हो जाती है तो उस पदार्थ पर आवेश की उत्पत्ति हो जाती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से जब कम हो गई अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तब पदार्थ पर धनावेश आया। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा हुआ अर्थात इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा हो गया अर्थात इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई तो ऐसी स्थिति में पदार्थ पे कौन सा आवेश आया? ऋण आवेश आया। अब आपको समझ में आई कि आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है। तो हम कह सकते हैं किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या के कम या अधिक होने से आवेश की उत्पत्ति होती है। यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से अधिक हो तो वह ऋण आवेशित कहलाता है ऐसे, और यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम हो तो वह पदार्थ धन आवेशित कहलाता है। आई होप कि इसमें अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं। देखिए एक चीज और यहाँ पे गौर करने वाली है, आवेश की उत्पत्ति दो ही तरह से हो सकती है। एक या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी लाके और दूसरी या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि लाके। इसके अलावा और किसी विधि के द्वारा पदार्थ को हम आवेशित नहीं कर सकते। पदार्थ को आवेशित करने की एक ही कंडीशन है, या तो इलेक्ट्रॉन को आप घटा दीजिए या इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दीजिए। ठीक है, चलिए तो अब दोनों स्थितियों में हम क्या देख रहे हैं? पदार्थ धनावेशित हुआ और ऋणावेशित हुआ। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन? धनावेश और ऋणावेश। आवेश कितने प्रकार का? दो प्रकार का, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश की उत्पत्ति कैसे हुई? इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी ला करके। ऋणावेश की उत्पत्ति कैसे हुई? इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि करके। यहां तक में कोई डाउट नहीं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसी का भाषा लिखना चाहे तो क्या करेंगे? आइए देखते हैं। हमने तो इसे मिटा दिया, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप लोग वीडियो को पीछे करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम भाषा में क्या बना सकते हैं कि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम या कमी के कारण आवेश की उत्पत्ति होती है। इसमें कोई डाउट नहीं। आप चाहे तो साथ साथ हम इसका नोट बनाते चल सकते हैं। ठीक है, अर्थात जब कोई उदासीन वस्तु तो अपना कुछ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है या बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह वस्तु आवेशित हो जाता है। चलिए, ये रहा आवेश की उत्पत्ति का कारण। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाला वस्तु धनावेशित
और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला वस्तु ऋणावेशित कहलाता है। क्या हम कह सकते हैं इसे? इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाला वस्तु धनावेशित एवं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला वस्तु ऋणावेशित कहलाता है। अब आप लोग चाहे तो इस पूरे स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको सेम टू सेम फेयर में ऐसे ही लिखते जाना है। अगर आपने फेयर कर रखा है, अगर आपको कोई भी पॉइंट कम लग रहा हो तो आप वहां पे इसे लिख सकते हैं। आप लोग एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इससे आगे बात करेंगे। आपका आवेश का जो रियल कॉन्सेप्ट है, एकदम जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, वो आपके समझ में आ चुकी है। अब बस उसी कॉन्सेप्ट में हमें भाषा बनाते जाना है। जैसे हमने अभी पढ़ा कि त्याग कर, या तो आवेश की उत्पत्ति कैसे की जा सकती है? दो तरह से, या तो कोई वस्तु अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करे या बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। तो त्याग करने वाला वस्तु क्या कहलाता है? धनावेशित। ग्रहण करने वाला वस्तु ऋणावेशित। इस तरह से आवेश कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के आवेश होते हैं, दो प्रकार के। पहला धनावेश और दूसरा ऋणावेश। आइए हम उस पर बात करते हैं। आवेश के प्रकार पे यहां तक में किसी को कोई डाउट? आई होप कि यहां तक में आपको कोई डाउट नहीं होगी। तो हम देखते हैं आवेश का प्रकार। आवेश का कितना प्रकार होता है? आवेश दो प्रकार का होता है। कौन कौन? पहला धनावेश, धन आवेश, जिसे हम लोग पॉजिटिव चार्ज भी कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज। दूसरा क्या है? ऋण आवेश, जिसे हम लोग नेगेटिव चार्ज भी कहते हैं। यहां तक में कोई डाउट नहीं हो? धन आवेश क्या होता है? अब तो इस सारे टर्मों को आप लोग खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं। धन आवेश क्या है, ऋण आवेश क्या है? क्या आपको ये समझ में है या नहीं है? आपका जवाब होना चाहिए हाँ है। धन आवेश क्या है? जब कोई वस्तु अपना कुछ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तब उस पर उत्पन्न आवेश को हम लोग धन आवेश कहते हैं। और जब कोई वस्तु बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर उत्पन्न आवेश को हम लोग ऋण आवेश कहते हैं। एक बार और आप लोग समझ सकते हैं ऐसे, अगर ये कोई उदासीन वस्तु है जिसमें अभी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, अगर मान लीजिए इस पे बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा, इसका मतलब है इस पर ऋण आवेश बढ़ा, तो ऐसी वस्तु ऋण आवेशित कहलाएगी।
और इस पर उत्पन्न आवेश ऋण आवेश कहलाएगा। और मान लीजिए कि ऐसा कोई उदासीन वस्तु है जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, और यहाँ से हमने बाहर कुछ इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, कुछ इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया, यहाँ पे बाहर अंदर डाला था, इसमें से हमने क्या किया, कुछ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है प्रोटॉन की संख्या से कम हो गई। प्रोटॉन की संख्या ज्यादा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम। प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, इसका मतलब धन आवेश ज्यादा है, तो इस वस्तु पर उत्पन्न आवेश क्या कहलाएगा, धन आवेश, और ये वस्तु कहलाएगी धन आवेशित वस्तु। समझ में आ गया धन आवेश ऋण आवेश। क्या हम लोग इसे डिफाइन कर सकते हैं, धन आवेश क्या है। देखिए हम लोग धन आवेश को डिफाइन करने जा रहे हैं। क्या होता है, जब कोई वस्तु अपना कुछ इलेक्ट्रॉन, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब कोई उदासीन वस्तु, ठीक है, चाहे तो इसको लिख सकते हैं उदासीन वस्तु, जब कोई उदासीन वस्तु अपना कुछ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, तब उस पर उत्पन्न आवेश क्या कहलाता है, धन आवेश। तब उस पर उत्पन्न आवेश धन आवेश कहलाता है, और धन आवेश से आवेशित वस्तु धनावेशित वस्तु कहलाती है। और एवं इस वस्तु को आप ये भी लिख लीजिए, इस वस्तु को धनावेशित वस्तु कहा जाता है। धनावेशित वस्तु कहा जाता, इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं, अभी हम लोग थोड़ी सी धनावेश पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स आएंगे जो आपको ध्यान रखना है, कुछ टर्म्स इसमें ध्यान रखना है। अगर आपने इसका नोट डाउन कर लिया है तो हम उसको मिटा रहे हैं। इसी पर हम लोग थोड़ी देर चर्चा कर लेते हैं, आखिर धनावेश के बारे में कुछ कुछ और जान लेते हैं हम लोग। आप ये लिख लिया तो नीचे, इसके नीचे से एक फिगर आप बना सकते हैं। हम साइड में बना रहे हैं, नीचे में नहीं होगा, तो हम साइड में बना रहे हैं। आप इस डिफिनेशन के नीचे में वो फिगर बना सकते हैं। एकदम सुंदर सा हम लोग पढ़ते जाएंगे, उसको सुंदर से ड्राइंग करेंगे, सुंदर सा चित्र बनाएंगे, और एकदम जीरो से लेके हाई लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। और बोर्ड एग्जाम में आने वाली एक एक क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा देनी है। तो आइए बस आप लोग ध्यान से और कॉन्शियस होकर वीडियो को देखते रहिए। मान लीजिए एक ऐसा कोई वस्तु है, ठीक है, एकदम एक कितने सुंदर वस्तु है। देखिए एक ऐसा पदार्थ है, ये क्या है, कोई पदार्थ है। अभी इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या है, बराबर है, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग कहेंगे उदासीन। क्या कहेंगे, उदासीन। अभी इस पे कोई आवेश नहीं है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, तो टोटल आवेश जीरो। ऐसे पदार्थ को कहेंगे उदासीन। हमने क्या किया, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया, ओके। क्या किया हमने, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया, तो अब इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई और प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई। प्रोटॉन की संख्या बढ़ी, इसका मतलब धन आवेश बढ़ा, धन आवेश बढ़ा, इसका मतलब पदार्थ धनावेशित हो जाएगा। क्या हुआ इसमें, यह पदार्थ अब क्या हो गया, धनावेशित। इस पदार्थ पे कौन सा आवेश आ जाएगा, धनावेश, ठीक है। क्या इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर है, नहीं।
इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से कम है और इस पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, धनावेशित पदार्थ। इसमें कोई डाउट? तो आप इस डिफिनेशन के नीचे में ये वाला चित्र बना सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं ऋण आवेशित क्या है, ऋण आवेश क्या है और ऋण आवेशित वस्तु क्या होता है। ये चित्र आपको भी बना लेना है। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं ऋण आवेश के बारे में, ठीक है। ऋण आवेश क्या होता है? अब हम इसको डिफाइन करने वाले हैं कि आखिर ऋण आवेश क्या है। तो ऋण आवेश क्या है, क्या आपको पता है? तो अब आपका जवाब आएगा कि हाँ सर ये तो एकदम इजी है, ऋण आवेश और धन आवेश इजी से भी आसान। क्या हम तब से तो हम बस आवेश पे चर्चा करते जा रहे हैं। ऋण आवेश क्या है, धन आवेश क्या है, ऋण आवेश क्या है, धन आवेश क्या है, ऋण आवेश की उत्पत्ति कैसे हो रही है, धन आवेश की उत्पत्ति कैसे हो रही है। क्या तब से हमने यही देखा? हाँ। तो क्या अब आप लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं? क्या अब आप लोग इस ऋण आवेश को परिभाषित कर सकते हैं? तो आपका जवाब आना चाहिए हाँ सर। ठीक है, अगर आप तब से एकदम कॉन्शियस होकर देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि ऋण आवेश क्या है। तो आइए हम थोड़ा सा इसको डिफाइन कर लेते हैं। ऋण आवेश क्या है? क्या है कि जब कोई उदासीन वस्तु क्या करेगा, बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। जब कोई उदासीन वस्तु बाहर, क्या मतलब, बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर उत्पन्न आवेश क्या कहलाता है, ऋण आवेश कहलाता है। ग्रहण करता है तो उस पर उत्पन्न आवेश ऋण आवेश कहलाता है। और एवं ऋण आवेश से आवेशित वस्तु को हम लोग ऋण आवेशित वस्तु कहते हैं। तो पैराग्राफ चेंज करके आप लोग लिख सकते हैं, एवं इस वस्तु को हम ऋण आवेशित वस्तु कहते हैं। एवं इस वस्तु को हम ऋण आवेशित वस्तु कहते हैं। यहां तक में कोई डाउट नहीं? आपने क्या इस फिगर को बना रखा है? अगर नहीं बनाया तो आप लोग जल्द से जल्द बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम इसको मिटाने जा रहे हैं। आप लोग इसे नोट कीजिए, ऋण आवेश की परिभाषा को नोट कीजिए और इसके नीचे में आपको ये वाला फिगर ड्रॉ करना है। फिर से सेम टू सेम ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज होगा इसमें, तो आप लोग ध्यान से देखिए और ड्रॉ कीजिए। देखिए ऐसा कोई वस्तु है, अभी इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर, तो इसे क्या कहेंगे? अब तो आप लोग होशियार हो चुके हैं, एकदम बुद्धिमान हो चुके हैं, तो बताइए इसे आप क्या कहेंगे? इसे उदासीन वस्तु कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? उदासीन। ठीक है, हमने क्या किया, इस वस्तु में बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन लाके दे दिया। इसमें हमने क्या किया, बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन लाके दे दिया। कोई डाउट नहीं? इस पर अगर हम बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन लाके दे दिए तो क्या अब भी इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक होगा या बराबर होगा या कम होगा?
इसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन देने पर इसमें क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा होगा, या इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम होगा, या बराबर होगा? तो स्पष्ट हमें नजर आ रहा है कि अभी तक बराबर था, लेकिन बाहर से कुछ और इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है प्रोटॉन की संख्या से अधिक हो जाए। तो आइए हम देखते हैं इसमें अब क्या हुआ। इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक हो गई। इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हुई है ना, इसका मतलब इस पदार्थ पर ऋण आवेश अधिक हुआ है, ऋण आवेश आ गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर से आया, इसका मतलब ऋण आवेश आया। तो इस पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे? ऋणावेशित, ऋणावेशित पदार्थ। कोई डाउट नहीं? देखिए, और ऋणावेश हम लोग प्राय माइनस से दिखाते हैं, तो इस पदार्थ अब हो गया ऋणावेशित, तो इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं। इसका मतलब ये पदार्थ अब क्या है? ऋणावेशित। ठीक है, अब आप लोग इस डिफिनेशन के नीचे में अर्थात ऋणावेश के डिफिनेशन के नीचे में इस फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, वास्तव में आवेश क्या है, आवेश के कितने प्रकार हैं, दो प्रकार ऋणावेश और धनावेश क्या होते हैं, कैसे उत्पन्न हुए, ऋणावेश कहाँ से आए, धनावेश कहाँ से आए, ये सारे टॉपिक्स, इन सारे सवालों का जवाब अब आपको आ रहे होंगे। तो हम आगे शुरू करते हैं इसमें। अब इससे टॉपिक हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आप अगर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसको मिटाएंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं आगे कुछ पॉइंट्स के बारे में। अब हम लोग इस पे कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं जो एग्जाम में बार बार देखने को मिल जाते हैं। देखिए, हम जो अभी तक पढ़े थे कि ऋणावेश होता है, धनावेश होता है, कि माइनस चार्ज, प्लस चार्ज, यही सब पढ़े हम लोग अभी तक। तो क्या आपको पता है कि माइनस चार्ज और प्लस चार्ज के बारे में पहले किसने बताया था? तो माइनस चार्ज और प्लस चार्ज के बारे में सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो अमेरिका के वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही सर्वप्रथम बताया था माइनस और प्लस चिन्ह के बारे में। तो आप लोग इसे लिख सकते हैं, नोट आप लोग नोट दे दीजिए, और एक एक सारे पॉइंट जितना हम लिखवाते जा रहे हैं अभी आप लोग उसको लिखते जाइए और ध्यान से सुनते जाइए। नोट में हम पहला क्या लिखेंगे कि आवेश के धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्ह के बारे में सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। इट्स ओके, आप लोग इसे लिखते जाएंगे। ठीक है, जैसे हम नोट लिखवाते जा रहे हैं, आप लोग एक एक करके सारे नोट पॉइंट को लिखते जाइए अपने कॉपी में। हम दूसरे नोट की अगर बात करें, देखिए बाबू, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो हम बात कर रहे हैं ना आवेश की, तो आवेश क्या है? किसी पदार्थ से एक गुण है।
और ये गुण है। तो ये कौन सी राशि है? इसको जब मापते हैं तुलना में, ये कोई राशि होगी, तो एक भौतिक राशि है। तो भौतिक राशि होती है दो तरह की, या तो वो आधारी राशि होगी या व्युत्पन्न राशि होगी। आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि क्या, अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए, जो राशि किसी दूसरे राशि पर निर्भर करती है उससे हम लोग व्युत्पन्न कहते हैं, और जो राशि अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है उसे हम लोग आधारी राशि कहते हैं। जैसे देखिए, लंबाई। लंबाई, क्या लंबाई को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता होती है? नहीं। अब आवश्यकता है कि नहीं, ये हम कैसे जान लिए? अब बस हम थोड़ी देर के लिए हम ध्यान से और कॉन्शियस होकर देखिए इस चीज को, आपको समझ में आ जाएगी। पहले हम जानते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या है? ये कौन सी राशि है? देखिए, अगर मान लीजिए ये कोई आयत है, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं? ये है b और ये है l। आयत का क्षेत्रफल हम निकालते हैं l गुने b। ये लंबाई और ये चौड़ाई। खैर ये चौड़ाई तो है, समझ में आ गई, ये चौड़ाई और ये लंबाई। चौड़ाई भी तो एक प्रकार की लंबाई ही है। चौड़ाई भी क्या है? एक प्रकार की लंबाई ही तो है। अर्थात क्षेत्रफल बराबर है l गुने b, अर्थात लंबाई गुने लंबाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल किस राशि पर निर्भर किया? लंबाई पे। क्षेत्रफल को हम किसकी सहायता से व्यक्त कर रहे हैं? इस लंबाई की सहायता से व्यक्त कर रहे हैं। क्षेत्रफल को हम लोग लंबाई की सहायता से व्यक्त कर रहे हैं। अब देखिए, अगर हम लोग आयतन की बात करें, आयतन, आयतन भी तो है l गुने b गुने h। आयतन का फॉर्मूला ये है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई हो तो लंबाई है, चौड़ाई भी तो एक प्रकार की लंबाई है, ऊंचाई भी तो एक प्रकार की लंबाई है। तो आयतन किस पे डिपेंड कर रहा है? लंबाई पे डिपेंड कर रहा है। अर्थात आयतन एक व्युत्पन्न राशि है। क्यों? क्योंकि ये दूसरे राशि पर निर्भर कर रहा है। देखिए, आयतन किस पे निर्भर कर रहा है? लंबाई पे निर्भर कर रहा है। क्षेत्रफल किस पे निर्भर कर रहा है? लंबाई पे निर्भर कर रहा है। जैसे देखिए, हम लोग क्या पढ़ते थे? समय बराबर दूरी बट्टे चाल, ऐसा पढ़े थे ना? यहाँ चाल बराबर दूरी बट्टा समय। क्या हमने ये पढ़ा था? चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो चाल का सही मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड, ऐसा पढ़े हैं। दूरी का क्या होगा? मीटर, और समय का सेकेंड, अर्थात चाल का सही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए, चाल किस पे निर्भर कर रहा है? चाल दो चीज पे निर्भर कर रहा है, दूरी पे निर्भर कर रहा है और समय पे निर्भर कर रहा है, अर्थात मीटर पे और सेकेंड पे। इसका मतलब है कि चाल, मीटर यानी कि लंबाई, दूरी क्या है? दूरी भी तो एक प्रकार की लंबाई है। दूरी तय करना, इसका मतलब कुछ लंबाई तय करना। तो दूरी क्या है? एक प्रकार की लंबाई है। तो चाल किस पे निर्भर कर रहा है? दूरी पे, अर्थात चाल लंबाई पे निर्भर कर रहा है। यहाँ की और किस पे निर्भर कर रहा है? समय पे। चाल बराबर फॉर्मूला क्या? दूरी बटे समय। इसका अर्थ है कि चाल समय और दूरी दोनों पे निर्भर कर रहा है। तो चाल कौन सी राशि? व्युत्पन्न राशि। ठीक है, लेकिन लंबाई को व्यक्त करने के लिए, लंबाई अपने आप में एक स्वतंत्र राशि है। इसे व्यक्त करने के लिए किसी राशि की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि इसके सहायता से दूसरी राशियों को व्यक्त किया जाता है। इसलिए ये हो गया आधारी राशि। इससे इतना आपको समझ में आया कि व्युत्पन्न क्या होता है और आधारी क्या होता है। व्युत्पन्न का मतलब कि जो राशि दूसरे पर निर्भर नहीं करती है, और आधारी कहने का मतलब व्युत्पन्न वो राशि है जो दूसरे पर निर्भर करती है, और आधारी कहने का मतलब जो राशि दूसरे पर निर्भर नहीं करती है। तो आवेश जो है ना, आवेश, ये भी एक व्युत्पन्न राशि है। आपके सर कैसे? आवेश कैसे व्युत्पन्न राशि है? ये किस पर निर्भर कर रहा है? तो देखिए, आवेश जो हम बता रहे हैं अभी आपको, पहले आप इसको नोट कीजिए कि आवेश एक व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि यह दूसरे राशियों पर निर्भर करती है। क्योंकि यह
दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर करती है। आवेश व्युत्पन्न करने का मतलब दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर करना। और दूसरे भौतिक राशि पे कैसे निर्भर कर रहा है, यहाँ पे देखिए Q बराबर जो है ना फॉर्मूला होता है। Q मतलब आवेश। आवेश को लोग कैसे निरूपित करते हैं, या तो स्मॉल q से या कैपिटल Q से। हम यहाँ पे हमने कैपिटल Q का यूज किया है, इसका मतलब ये है आवेश। आवेश बराबर फॉर्मूला होता है I गुने T। I कहने का मतलब है विद्युत धारा। I क्या है, विद्युत धारा। धारा गुने समय। यहाँ पे देखिए आवेश इन दो राशि पर निर्भर करता है। किस राशि पे, इन दो राशियों पे, धारा पे और समय पे। इसी कारण से हम लोग आवेश को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। क्या अब इस पॉइंट में कोई डाउट, इस वाले टॉपिक में कोई दिक्कत है? नहीं। अब आप लोग आगे लिखिएगा इसी में, अर्थात Q बराबर I T। और आपको इस फॉर्मूला को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि इस फॉर्मूला पे बोर्ड एग्जाम में कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। आवेश जो है, आवेश यह एक अदिश राशि। अब सर ये अदिश राशि क्या है, पहले लिखिए, मैं आपको समझा रहा हूं, आप इसको नोट कीजिए कि आवेश एक अदिश राशि है। अदिश कहने का क्या मतलब, सर एक तो अभी सुने थे व्युत्पन्न राशि, भौतिक राशि, आधारी राशि, पता नहीं ये कहाँ कहाँ से अभी तो उभरे ही हैं इससे, तो एक और बला आ गई अदिश राशि। तो हम आशा कर सकते हैं कि आप में से बहुतों को पता होगा कि सदिश राशि क्या होता है, अदिश क्या होता है। और जिसे नहीं भी पता, और जिसे पता हो एक बार वो भी देख ले, और जिसे नहीं पता हो थोड़ा सा कॉन्शियस होकर सुनिए कि अदिश राशि क्या, और जिसको पता है उनको रिविजन हो जाएगा। थोड़ा सा देखिए दुनिया में दो तरह की राशि होती है। एक ऐसी राशि होती है जिसे व्यक्त करने के लिए जो है दिशा बताना पड़ता है, कि जैसे मान लीजिए कि एक चौराहा पे ऐसा एक चौराहा है, ठीक है, ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। मान लीजिए एक सड़क है, सड़क, ये क्या है, एक सड़क है, ये पूर्व की ओर जा रहा है, ये पश्चिम की ओर जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है और ये दक्षिण की ओर जा रहा है। मान लीजिए कि हमारा कोई मेहमान हमारे घर पे आना चाहते हैं, हमारा कोई मेहमान हमारे घर पे आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें हमारा घर पता नहीं है। तो वो क्या किए कि एक चौराहा पे उतरे, ठीक है, इसी चौराहे में से एक साइड हमारा घर है, मान लीजिए कि यहीं पे हमारा घर है, इसी चौराहा में हमारा घर है, यहाँ पे, ठीक, ये है हमारा घर। चलिए, तो वो जो हमारा मेहमान था वो यहाँ पे उतरे, इस चौराहा पे बेचारा खड़े हैं, थोड़ा सा ऐसे दिखा रहे हैं कि ये बेचारा कहाँ पे खड़े हैं, चौराहा पे। ये इस चौराहा पे उतर तो गए, कोई होगा, इसने हमें कॉल किया, इस आदमी ने हमें फोन किया, सर हम इस चौराहा पे उतर तो गए, लेकिन हमें पता नहीं है कि आपका घर किधर है, रास्ता चारों ओर जा रहा है, हमें किधर जाना है ये बात इन्हें पता नहीं। तो क्या हम इनको कह दें कि आप 10 मीटर अंदर आ जाइए, अच्छा 10 मीटर छोड़िए, हम इनको कह दें कि आप 1 किलोमीटर अंदर आ जाइए, हमारे घर पहुंच जाइएगा, क्या सिर्फ इतना बताने से ये व्यक्ति मेरे घर आ जाएगा? चौराहा से हमारा घर 1 किलोमीटर अंदर है, ठीक है, तो क्या अभी हम इसको बता दें कि आप चौराहा से 1 किलोमीटर अंदर आइए, मेरे घर पे आ जाएंगे, तो क्या ये अंदर आ जाएंगे? इन्हें पता है कि उत्तर जाना है कि दक्षिण जाना है कि पश्चिम जाना है? नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसे दिशा भी बताएंगे, इसे कहना पड़ेगा, क्या कहना पड़ेगा कि आप जिस चौराहा पर खड़े हैं वहां से दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर अंदर आइए,
वहां से दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर अंदर आइए, तब ये हमारे घर पे पहुंच पाएंगे। तो क्या ऐसी स्थिति में हमने सिर्फ 1 किलोमीटर कहा? क्या 1 किलोमीटर अर्थात लंबाई का एक माप है, लंबाई का परिमाण है 1 किलोमीटर। तो क्या लंबाई का परिमाण बोलने से हमारे घर पे पहुंचे? नहीं, हमें साथ में क्या बताना पड़ा? दिशा बताना पड़ा कि आपको उत्तर जाना है कि पूरब जाना है कि पश्चिम जाना है कि दक्षिण जाना है। यहां तक में कोई डाउट? तो ऐसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए साथ में दिशा बताना पड़े उससे हम लोग सदिश कहते हैं, और जिस राशि को व्यक्त करने के लिए दिशा बताने की आवश्यकता न हो उसे अदिश कहते हैं। राशि कितने तरह की? सदिश, और एक क्या होता है? अदिश। सदिश इसका मतलब है 100 प्लस दिश, अर्थात 100 का मतलब साथ में, दिश का मतलब दिशा, अर्थात जिस राशि के साथ में दिशा को लिखना पड़े, दिशा को बताना पड़े उसे सदिश कहेंगे, और जिस राशि के साथ में दिशा को बताना ना पड़े, अदिश का मतलब अ प्लस में दिश कर दीजिए। अ प्लस दिश, अ कहने का मतलब नहीं और दिश कहने का मतलब दिशा। जिस राशि में दिशा की आवश्यकता नहीं हो उसे अदिश, और जिस राशि के साथ में दिशा हो उसे सदिश। अच्छा एक बात बताइए, आवेश जो है एक पदार्थ का तो भौतिक गुण है। हम कहेंगे कि भाई इस पे जो है ये पदार्थ है, इस पे 10 कूलम धन आवेश है, दिशा की आवश्यकता है बताने के लिए। कोई हमसे पूछ रहा है भाई इस पे कितना आवेश है, धन आवेश है, बता दिए धन आवेश है कितना है, तो 10 कूलम है, 10 कूलम धन आवेश है। तो आवेश जो पदार्थ के चारों ओर पदार्थ में फैला रहता है, क्या है पे दिशा बताने की आवश्यकता है? क्या इसको कहेंगे कि 10 कूलम आवेश पूरब में है? इसकी आवश्यकता है? नहीं। क्या हम कहेंगे कि 10 कूलम आवेश पश्चिम में है, या 10 कूलम आवेश उत्तर में है, या 10 कूलम आवेश ऊपर में है कि नीचे में है? आवश्यकता है ये सब कहने की? नहीं। तो आवेश को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, अतः आवेश एक अदिश राशि है। तो आपने ये पॉइंट को, क्या आपका ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्या अब आपका ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? अगर आपका ये पॉइंट क्लियर है तो आप यहां तक नोट कीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। अगर जो नए नए जुड़े हैं कृपया शुरू से देखिए, और जिन्हें समझने में थोड़ी सी भी परेशानी हो वो कृपया वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे पिछले वाला जो एक लेक्चर करवा चुके हैं वो जरूर देख लीजिए, ठीक है? और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हम आगे बढ़ते हैं। आज का क्लास थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप लोग धैर्य बांध के कॉन्शियस होके बने रहिए। देखिए, आवेश की मात्रा की तो चर्चा हम इसे कर ही चुके हैं, हम इधर से लिख लेते हैं। अब आवेश के मात्रा की चर्चा हम तो कर चुके हैं ना, ठीक है? देखिए ये तो चौथा पॉइंट होने वाला, 3 पॉइंट लिखवा चुके हैं, चौथा पॉइंट देखिए, ये तो लिखवा दिए क्या? आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, जैसे हम लोग सी से सूचित करते हैं, कूलम होता है। इसे हम लोग किससे सूचित करते हैं? कूलम से। आपको एक चीज जान के हैरानी होगी, आवेश का जो एसआई मात्रक कूलम है इससे हम लोग एम्पियर सेकेंड भी कहते हैं, कूलम को एम्पियर सेकेंड भी कहते हैं। अर्थात आवेश का एसआई मात्रक कूलम है एवं एक अन्य एसआई मात्रक एम्पियर सेकेंड। क्या है? एम्पियर सेकेंड भी है, ठीक है बाबू? देखो आवेश का जो मात्रक होता है कूलम, उसी को हम लोग एम्पियर सेकेंड कहते हैं। ये भी एसआई मात्रक कूलम है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है आवेश का एसआई मात्रक ऐसा पूछा जा रहा है और आपको उस क्वेश्चन में कूलम ना दे
तो ऐसी स्थिति में आपका आंसर होगा एम्पियर सेकेंड। दोनों में से कोई एक जरूर देगा, दोनों साथ में नहीं देगा, ठीक है। अब एम्पियर सेकेंड क्यों है, देखिए क्यू बराबर हम क्या जानते थे, क्यू बराबर क्या होता है आई टी। हमने अभी थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला आपको बताया, क्यू बराबर आई टी। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, क्यू का मात्रक आप लोग निकाल के देखिए, क्यू का मात्रक बराबर धारा का मात्रक गुने टी यानी कि समय का मात्रक, ठीक है। धारा का मात्रक होता है एम्पियर और गुने समय का मात्रक होता है सेकेंड। अर्थात Q का मात्रक क्या हुआ, Q का मात्रक बराबर एम्पियर गुने सेकेंड, अर्थात एम्पियर सेकेंड। इसको हम शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं AS या ASEC। इससे हम लोग क्या पढ़ते हैं, एम्पियर सेकेंड। क्यों कैसा मात्रक कूलम होता है, क्यों कैसा मात्रक कूलम, तो कूलम बराबर एम्पियर सेकेंड। एक कूलम बराबर 1 एम्पियर पर सेकेंड। कोई डाउट क्या, देखिए कूलम बराबर है एम्पियर सेकेंड, अर्थात कूलम को ही क्या कहते हैं, एम्पियर सेकेंड। इससे अगर आपको धारा का मात्रक पता होना चाहिए कि धारा का मात्रक होता है जैसे एम्पियर, अगर नहीं पता तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि धारा कैसा मात्रक होता है, अर्थात विद्युत धारा कैसा मात्रक होता है, एम्पियर। यहां तक में कोई डाउट नहीं। आवेश कैसा मात्रक कूलम होता है, जिसे हम लोग एम्पियर सेकेंड भी कहते हैं, अर्थात इसका एक अन्य साय मात्रक एम्पियर सेकेंड है। क्यों है, तो देखिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था Q बराबर आई टी, अर्थात Q का मात्रक बराबर I का मात्रक गुने समय का मात्रक, Q का मात्रक बराबर एम्पियर गुने सेकेंड, अर्थात एम्पियर सेकेंड, कूलम बराबर एम्पियर सेकेंड। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं। ये तो हम बात किए SI मात्रक की। इसका CGS मात्रक क्या होगा। अच्छा, क्या आप इतना थोड़ा सा सोच सकते हैं, देखिए 1 एम्पियर सेकेंड बराबर है 1 कूलम, ठीक है। 1 एम्पियर सेकेंड बराबर है 1 कूलम। अच्छा, एम्पियर आवर बराबर क्या होगा, एम्पियर आवर अर्थात 1 एम्पियर घंटा बराबर क्या होगा, तो हम थोड़ा वो भी एक बार देख ही लेते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चूंकि 1 एम्पियर सेकेंड बराबर है 1 कूलम, कोई डाउट नहीं। अब देखिए 1 एम्पियर आवर ये बराबर क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड में सॉरी 1 आवर में कितना सेकेंड होता है, वो 1 आवर में कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड होता है, अर्थात 1 एम्पियर आवर बराबर 3600 सेकेंड। यह है 1 कूलम, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 एम्पियर सेकेंड बराबर है 1 कूलम। तो अगर हम इसकी 1 एम्पियर आवर की बात करें तो क्या होगा, 1 एम्पियर आवर बराबर 1 गुने आवर में होता है 3600 सेकेंड, अर्थात 1 एम्पियर आवर बराबर 1 आवर बराबर होता है 3600 सेकेंड। इसमें कोई डाउट नहीं। देखिए बराबर 1 कूलम, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अर्थात 3600 1 AH बराबर 1 कूलम, तो 3600 कूलम, 3600 गुने 1 एम्पियर बराबर 3600। देखिए 1 एम्पियर सेकेंड में 1 कूलम, तो 1 एम्पियर आवर में कितना कूलम, 1 एम्पियर आवर में 3600 कूलम होते। आपको ये चीज याद रखना है यहाँ से कि 1 एम्पियर आवर अर्थात 1 एम्पियर घंटा बराबर 3600 कूलम। यहाँ तक में हमें आशा है कि आपको अब कोई डाउट नहीं होगी। अब क्या हम लोग आगे की पॉइंट पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इधर से हम बोर्ड को मिटाने वाले, क्या आप लोग चाहे तो एक बार इस
पूरे स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हम मिटाएं। आप कुछ अन्य पॉइंट लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा पास कितना पॉइंट था, शायद 4 नंबर पॉइंट हो गया था। अब आप 5वां पॉइंट में ये चीज लिख लीजिएगा, और ये इंपॉर्टेंट अभी आप ध्यान रखिएगा कि बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी चुका है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिए। आवेश का जो है, आवेश क्या है, देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आवेश है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में अपना कुछ मास होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है वो हमें देखना है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना, 1.6। ये तो है प्रोटॉन का, सॉरी, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुने 10 के पावर माइनस का 31 kg। क्लियर, ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, बाबू इसको आपको ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन का वजन इतना होता है, अर्थात 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 kg। देखिए द्रव्यमान में और वजन में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, 9th में ऐसा पढ़ाया जाता है फिजिक्स में, द्रव्यमान और भार में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन अभी आप लोग ऐसा मान के चलते हैं कि द्रव्यमान और भार एक ही है। द्रव्यमान कहने का मतलब भार आप ऐसे याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का वजन कितना है, 9.1 गुना 10 के पावर माइनस का 31 kg, और इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन का आवेश, अगर हम इसके आवेश की बात करें तो ये कितना होता है, माइनस का 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 31 kg। ठीक है यहाँ तक। अब हम बात करते हैं प्रोटॉन की। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 6.67। ठीक है, किसी को पता है, देखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दोनों अलग अलग होता है, लेकिन आवेश इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो होता है बराबर, बस बराबर परिमाण में होता है, किंतु चिन्ह इसका विपरीत होता है, एक प्लस में होता है दूसरा माइनस में होता है। हम दोनों में भी डिस्कस कर रहे हैं, आप इसे नोट कीजिए पहले कि प्रोटॉन का आवेश, देखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27 किलोग्राम। प्रोटॉन का आवेश होता है प्लस का 1.6 गुने 10 के पावर माइनस का 19 कूलम। ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 kg, आपको ये चीज ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो माइनस का 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 31 kg। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना, तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27 kg, अर्थात 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 27 किलो। और इसका आवेश कितना, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम।
क्या यहाँ तक में कोई डाउट? हमने यहाँ तक जो अभी तक पढ़ा, यहाँ तक में जो हमने अभी तक पढ़ा है, क्या इसमें आपको कोई दिक्कत है? क्या आप और जानना चाहते हैं? अर्थात ऐसी जो फैक्ट वाली चीजें हैं, ऐसी नोट पॉइंट पे क्या आप और जानना चाहेंगे? देखिए, तो हम खैर अब उतने की आवश्यकता नहीं है, इतना से हमारा काम हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छा नंबर आएगा। लेकिन हम लोग औरों की तरह एकदम छोटी छोटी चीज सिर्फ बोर्ड एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे, हम लोग हर एक टॉपिक एकदम एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। जितना आप लोग सीख सकते हैं उतना सिखाने का प्रयास करेंगे। बस आप लोग बस कॉन्शियस होकर बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेके अंत तक। अगर हम बात करें यहाँ तक अगर हो गया तो अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कुछ स्टार पॉइंट पे। हमने आवेश का एसआई मात्रक देख लिया है, तो आवेश का सीजीएस मात्रक क्या हुआ? आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम, और सीजीएस मात्रक की अगर हम बात करें तो इसका सीजीएस मात्रक होता है ESU, अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। आवेश का सीजीएस मात्रक ESU, या इसी को हम लोग स्टेट कूलम भी कहते हैं। आवेश का सीजीएस मात्रक ESU या स्टेट कूलम COULAM स्टेट कूलम होता है। क्या पे मिस्टेक है तो हाँ सर पे ओ हो जाएगा, COULOMB। आवेश का सीजीएस मात्रक ESU स्टेट कूलम होता है, ठीक है। इसे ही हम लोग फ्रैंकलिन भी कहते हैं, इसे फ्रैंकलिन भी कहते हैं कि आवेश का सीजीएस मात्रक ESU या स्टेट कूलम होता है, जिसे फ्रैंकलिन भी कहा जाता है। आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, जिसे फ्रैंकलिन भी कहा जाता है। और यह अब इसका सबसे छोटा मात्रक है। ये जो इसका सीजीएस मात्रक है स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन, यह आवेश का सबसे छोटा मात्रक है। अगर आपसे पूछे कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है तो आपका जवाब होना चाहिए स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन या ESU, ठीक है। जैसे हमने देखा, एक कूलम जो आवेश का परिमाण है SI यूनिट में, ठीक है। सीजीएस में जो है ESU होता है या स्टेट कूलम होता है। तो एक कूलम में कितना स्टेट कूलम होना चाहिए? एक कूलम में होता है 3 गुने, एक कूलम बराबर 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम। आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एक कूलम में 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम आवेश होता है। क्या ये आपको याद रहेगा? ये सारी चीजें आपको याद ही रखनी है, ये सारी फैक्ट की चीजें हैं जो आपको याद ही रखनी है कि आवेश का सीजीएस मात्रक ESU है, जिसे स्टेट कूलम कहते हैं, इसे ही फ्रैंकलिन भी कहा जाता है, और ये आवेश का सबसे छोटा मात्रक भी है। एक कूलम में 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम होता है। ये क्या है हुआ? आवेश का सबसे छोटा मात्रक है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक। तो भाई जब ये सबसे छोटा है तो फिर बड़ा क्या होगा? क्यों? कुछ हमारे ऐसे महारथी विद्यार्थी भी हैं जिनके बारे में सवाल आता होगा, तो घबराना नहीं है, आपके सारे सवालों का जवाब हम देंगे यहाँ पे। आवेश का अगर सबसे छोटा मात्रक ये है तो बड़ा क्या होगा? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। यहां तक में कोई डाउट नहीं सर? जैसे आपने अभी बताया कि सबसे छोटा मात्रक है स्टेट कूलम, तो एक कूलम में अगर इतना स्टेट कूलम है
तो 1 कूलम में फैराडे कितना होगा, या 1 फैराडे में कितना कूलम होगा, 1 फैराडे में कितना कूलम होगा। आप यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि 1 कूलम में इतना स्टेट कूलम है, तो 1 स्टेट कूलम में कितना होगा, 1 स्टेट कूलम बराबर क्या जाएगा, तो 1 स्टेट कूलम बराबर इसको हम बट्टा में नीचे कर देंगे, तो 1/3 × 10 के पावर 3 × 10 के पावर 9 कूलम। 1 स्टेट कूलम 1/3 × 10 के पावर 9 कूलम होता है। ऐसे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है फैराडे, और 1 फैराडे में FARADAY फैराडे, 1 फैराडे में 96,500 कूलम आवेश होता है। 96,500 ये अप्रोक्स वैल्यू है, इसका फिक्स जो है चाहे करीब 94,480 के आसपास में आता है। उसका नेट वैल्यू जो है, एक्चुअल वैल्यू इसका आता है 96,480 या 85 के अप्रोक्स में आता है, ठीक है। लेकिन ये इसका अप्रोक्स वैल्यू है, लगभग माने 96,500 ऐसा माना जाता है। बहुत सारे बुक में ये लिखा हुआ भी है कि 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम। यहाँ तक में क्या अब आपको कोई डाउट है? नहीं। आप इतने सारे पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब हम अब इससे और आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम इसको मिटाएं। देखिए, हमने अभी तक में सिर्फ आवेश के बारे में पढ़ा है। आवेश आवेश आवेश, तब से लेके अब तक में सिर्फ आवेश पढ़ रहे हैं। तो अब हम देखने वाले हैं आवेश के गुण के बारे में। जब इतना पढ़ रहे हैं उसको, उसमें कुछ स्पेशल गुण होगा तब तो पढ़ रहे हैं, उसकी कुछ विशेषताएं होंगी तब तो पढ़ रहे हैं। वैसे क्यों पढ़ते, क्यों? तो अब हम जानेंगे कि आवेश में ऐसी गुण क्या होता है, आवेश की विशेषताएं क्या होती है। ठीक है, तो आप अगला हेडिंग बना सकते हैं कि आवेश के गुण। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अब? आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इंग्लिश चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आवेश को हम लोग विद्युत आवेश भी कहते हैं। ठीक है, आवेश जो है, आवेश, इसे ही हम लोग विद्युत आवेश भी कहते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? विद्युत आवेश। तो आवेश को कहीं कहीं पे हम लोग चार्ज लिखते हैं और कहीं कहीं पे इलेक्ट्रिक चार्ज लिखते हैं, क्योंकि इसे विद्युत आवेश भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग प्राय बोलचाल की भाषा में आवेश शब्द ही यूज करते हैं। देखिए, आवेश गुण को देखने से पहले हम कुछ चीजों पे डिस्कस कर लेते हैं अभी, कि प्लस आवेश जो होता है, अर्थात धन आवेश है, उससे हम लोग
ये तो आपको पता है कि आवेश को क्यू से दिखाते हैं। तो प्लस चार्ज को जो है अर्थात धन आवेश जो है, तो धन आवेश को हम लोग धन आवेश को प्लस क्यू से दिखाते हैं और ऋण आवेश को हम लोग माइनस क्यू से दिखाते हैं। माइनस क्यू का मतलब ऋण आवेश, प्लस क्यू का मतलब धन आवेश। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी, ठीक। देखिए अब हम आप इसके आगे के गुण के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक। इसका हम पहले गुण की अगर हम बात करें तो दो तरह का आवेश होता है, एक तो माइनस और एक प्लस। और आवेश में एक गुण होता है कि माइनस प्लस एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अर्थात माइनस जो है प्लस आवेश को अपनी ओर खींचेगा और प्लस आवेश है वो माइनस आवेश को अपनी ओर खींचेगा। अर्थात धनावेश एवं ऋण आवेश में आकर्षण होता है। आप इसे कह सकते हैं कि असमान आवेश के बीच में आकर्षण होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक धन आवेश है अर्थात प्लस क्यू है, इसके पास में एक ऋण आवेश अर्थात माइनस क्यू है, ठीक है। ये प्लस क्यू को, ये जो माइनस क्यू है, ये जो माइनस भैया है हमारे, ये जो आवेश है, ये क्या करेंगे, इसको कहेंगे आजा मेरी ओर। ये आवेश इसको अपनी ओर एक आकर्षण बल के द्वारा खींचेंगे, एकदम खींचेंगे जोर से, आ जाओ मेरी ओर आ जाओ। ये इसको अपनी ओर खींचेंगे अर्थात इसको अपनी ओर आकर्षित करेंगे, ठीक है। तो ये भी छोड़ेगा नहीं, अगर ये इसको खींचा, ये छोड़ेगा, ये कहेगा नहीं हम भी तुमको खींचेंगे। ये क्या करेगा, एकदम पूरी ताकत के साथ इसे अपनी ओर खींचेगा। ये आवेश इसे अपनी ओर खींच रहा था, ये वाला आवेश इसको अपनी ओर खींचेगा, ऐसे, ठीक है। अर्थात ये दोनों आवेश एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों आवेशों के बीच में आकर्षण बल होता है। दोनों आवेश एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। दोनों कहने का मतलब एक प्लस और एक माइनस। असमान आवेश अर्थात एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहां तक में कोई डाउट नहीं। अगर हम 2 नंबर गुण की बात करें, ये तो हमने देखा कि असमान आवेश अगर अर्थात एक प्लस है एक माइनस है तब तो आकर्षित कर रहे हैं। अगर दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो तब क्या होगा, या तो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस, तब क्या होगा देखते हैं। अर्थात समान आवेश के बीच में ऐसा लिख सकते हैं ना, समान आवेश के बीच में, समान आवेश के बीच में, समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण होता है। समान आवेश के बीच में प्रतिकर्षण, ठीक है। आई होप कि आपको इतनी दूर में कोई डाउट नहीं आ रही होगी। समान आवेश के बीच में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण कहने का मतलब थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, मान लीजिए ये है प्लस क्यू आवेश अर्थात एक प्लस क्यू है, इसके सामने में एक दूसरा प्लस क्यू है, तो ये दोनों दियाद है, बुरा मत मानिए, ये क्या है, दोनों दियाद है, ये प्लस है और ये भी प्लस। अपने दियाद में कभी बनता नहीं है, भले इसे पड़ोसी से बनेगा, ये इसका पड़ोसी है माइनस, इससे बनेगा, इसको इससे अच्छा लगाव रहेगा, लेकिन ये जो प्लस है इस प्लस का दियाद है और अपने दियाद में कभी बनाव नहीं होता है। ये आवेश कभी नहीं चाहेगा कि ये इसकी ओर आए और ना ये चाहेगा कि ये इसकी ओर जाए, अर्थात ये इसको लात मार के भगाएगा,
ये आवेश इसको लात मार के भगाएगा। ये कहेगा साइड हटो, हम तुम्हें देखना नहीं चाह रहे। समझ रहे हैं आप? ये आवेश इसको कहेगा कि साइड हटो, हम तुम्हें देखना नहीं चाह रहे, तुम हमको सुहाता न है। ये इसको दूर भगाएगा, एकदम इधर, एकदम भाग के रहो, हट के रहो मेरे से। और ये आवेश ये छोड़ेगा, ये भी तो दियाद ही है, सब दियाद किसी का नहीं होता, ठीक है। ये जो है ये कहेगा कि तू भी हमको सुहाता नहीं, तू अपने रास्ते निकल, हम अपने रास्ते जा रहे हैं। ये इसे क्या कहेगा, इसको तू अपने रास्ते निकल, हम भी अपने रास्ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आवेश इसको इधर धक्का देगा, इधर की ओर। गौर कीजिएगा, दोनों में प्रतिकर्षण, ये इसको इधर धक्का दे रहा है और ये इसको इधर धक्का दे रहा है, अर्थात दोनों आवेश एक दूसरे को विपरीत दिशा में धक्का दे रहे हैं, अर्थात दोनों के बीच में प्रतिकर्षण हो रहा है। प्रतिकर्षण, आकर्षण कहने का मतलब है कि एक दूसरे की ओर आकर्षित होना, अर्थात एक दूसरे को खींचना। प्रतिकर्षित होने का मतलब एक दूसरे से दूर हटना, एक दूसरे से दूर जाना। यहां तक में आपको कोई डाउट नहीं? तो ये आवेश का दो इंपोर्टेंट गुण है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आज की क्लास, इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आपको आज की क्लास समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दबा के सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। यहाँ तक आज की क्लास को हम छोड़ रहे हैं, कल हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग, अभी तो खैर रात का टाइम हो रहा है शायद, ठीक है। तो आप सबको अभी के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।